हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज क्लास 11th के सेकंड डे की शुरुआत। और आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट के बारे में, कैसे आप किसी सब्सटेंस को जब हीट प्रोवाइड करवाते हो तो उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में, जब आप किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करवाते हो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, किस तरीके से इंक्रीज होता है पूरी की पूरी प्रोसेस जानेंगे हम लोग। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस सेक्शन के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि हर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारी ये जो सीरीज है ना, इसका टारगेट क्या है? हमारी सीरीज का टारगेट है आपके फियर ऑफ फिजिक्स को रिमूव करना। यानी कि कोई एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज नहीं है, ऑल्दो कंटेंट ऐसा है जिसको आप किसी भी एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। बट पहले आपका डर दूर होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका वो डर दूर हो गया तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो, जेईई एग्जाम फोड़ सकते हो। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसको आप इस कंटेंट के दम पर फोड़ सकते हो, बट डर दूर होना जरूरी है। चलो तो यार शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट हैपन्स व्हेन यू हीट अप समथिंग? जब तुम किसी चीज को गर्म करते हो तो तुम्हें क्या क्या होते हुए नजर आता है? खुद अपने एक्सपीरियंस से बताना। तो तुम्हें दो चीजें होते हुए नजर आ सकती है। पहली पॉसिबिलिटी जो कि तुम सब लोगों ने महसूस करी होगी कि जिस बॉडी को तुम गर्म करते हो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या नजर आती है तुम्हें कि उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। वो अगर सॉलिड है तो पिघल के लिक्विड बन जाता है, लिक्विड है तो वेपोराइज होकर वो गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये दो ही चीजें आपने होते हुए देखी है। आप बोलोगे सर हमने तो तीसरी चीज भी होते हुए देखी है, आपने पिछली क्लास के अंदर ही पढ़ाया था कि चीजें एक्सपैंड हो जाती है। तो ऑब्वियसली तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि चीजें एक्सपैंड हो सकती है, बट उस पॉसिबिलिटी के साथ साथ ये दोनों पॉसिबिलिटीज भी होती है। हम उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी तुम किसी चीज को गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड तो होती ही होती है, साथ ही साथ में या तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है या फिर उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स वी नो दैट व्हेन फिजिकल स्टेट इज बीइंग चेंज्ड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इनको बोला है कि या तो एक पॉसिबिलिटी होगी या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होगी। तो जब तुम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करवाते हो तो या तो उसका टेम्परेचर ही तुम्हें बढ़ता हुआ नजर आएगा या फिर टेम्परेचर तुम्हें कांस्टेंट मिलेगा बट उसकी फिजिकल स्टेट तुम्हें चेंज होते हुए नजर आएगी। ये दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब फर्दर हमारे पास में दो क्वेश्चन आ गए जिनको हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज जो है उनको अपन अलग अलग एक्सप्लोर करना चाहेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज टेम्परेचर राइज? भाई टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो वो किन लॉज के अकॉर्डिंग होता है? क्या उसके लिए कोई फिजिकल लॉ, कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डज हीट गो इफ इट इज नॉट यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर? सर आपने अभी अभी बताया कि जब फिजिकल स्टेट चेंज हो रही होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो अगर हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही तो वो गई कहाँ, है ना। तो ये भी एक सवाल है, इसका भी जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज का ये जो क्लास है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी, ये गारंटी है। मतलब आपने आज तक इस पोर्शन के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हाथ तक नहीं लगाया होगा, और आज के बाद में आप ना भुक्खड़ की तरह ढूंढोगे इस पोर्शन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे उनको, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं राइज इन टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर किस तरीके से बढ़ता है जब अपन हीट प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी वांट टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय डेल्टा टी अमाउंट, कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और अपन चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आप डिग्री सेल्सियस के अंदर बात करो या केल्विन के अंदर बात करो, है ना, बात आपकी सेम है। तो हम डेल्टा टी अमाउंट के द्वारा टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हैं फॉर m किलोग्राम मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। जो हमें सब्सटेंस दे रखा है उसकी अमाउंट भी हमें पता है m किलोग्राम है, कुछ भी हो सकता है, 1 किलो, 2 किलो, कुछ भी हो सकता है। तो हमने नोटिस किया और हम अपने जनरल एक्सपीरियंस के बेसिस पे नोटिस कर सकते हैं
कि हमें जो हीट देनी पड़ेगी वो एक तो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि हम कितना टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि हम कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, दैट इज डेल्टा क्यू, वो हमें किन किन चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आएगी। एक तो मास ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आएगी। भाई तुम 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करो और 10 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करो, तो ऑब्वियसली ज़्यादा हीट किस कंडीशन में देनी पड़ेगी तुम्हें? ऑब्वियसली सेकंड कंडीशन में देनी पड़ेगी ना। तो जो हीट तुम दे रहे हो वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरली जो हीट तुम दे रहे हो वो चेंज इन टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तुम अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो टेम्परेचर, कम हीट देनी पड़ेगी। 5 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो ज़्यादा, 15 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो तो और भी ज़्यादा हीट तुम्हें देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में तुम देखोगे कि जो तुम हीट दे रहे हो ना, ये इस बात के भी ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि बड़ी आसानी से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं, मतलब उनके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है और घटाने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो ये तीसरा फैक्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ सब्सटेंस पर भी ये हीट डिपेंड करती है। तो हम कलेक्टिवली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखें तो डेल्टा क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एस टाइम्स एम टाइम्स डेल्टा टी। अब m और डेल्टा टी तो आपको दिखाई दे गए, बट आप पूछोगे सर ये s क्या है, कहाँ से आ गया? तो ये हमारे थर्ड फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गिवन मटेरियल। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम टाइम्स डेल्टा टी। अब यहीं से आप इसकी डेफिनेशन बना लो। इट इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 यूनिट, 1 डिग्री सेल्सियस कह लो, 1 केल्विन कह लो, ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ गिवन सब्सटेंस। अगर आप m की जगह 1 रख दोगे, डेल्टा t की जगह 1 रख दोगे तो केवल और केवल डेल्टा q बचेगा। मतलब ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के अंदर काम आती है। इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी जो SI यूनिट है वो होती है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर समझना जरूरी है। तो अपने दिमाग के अंदर हमेशा एग्जाम्पल लेके चला करो कि यार सर जो कह रहे हैं वो बात सही है, हमने भी होते हुए देखी है। सर वाकई बता रहे हैं कि हाँ यार 1 किलो पानी को गर्म करो, 10 किलो पानी को गर्म करो, जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको खुद से एक्सप्लोर करा करो, तब जाके थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें पढ़ने के अंदर। थोड़ी से कुछ इंपॉर्टेंट बातें और देख लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में। देखो कई बार क्वेश्चन में तुम्हें हीट कैपेसिटी गिवन होता है, नॉट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो दोनों की SI यूनिट भी स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की SI यूनिट थी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जबकि हीट कैपेसिटी की SI यूनिट होगी जूल पर केल्विन, है ना। तो उसके अंदर हम मास स्पेसिफाई नहीं करते, तो ये रिलेशन याद रख लेना। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हम गैसेस के बारे में बात करें तो द अमाउंट इज स्पेसिफाइड इन मोल्स। तो नॉर्मली जो गैसेस का अमाउंट होता है ना वो किलोग्राम में स्पेसिफाई नहीं किया जाता, वो मोल्स के अंदर स्पेसिफाई किया जाता है। जो गैसेस के लॉज हैं उनको गवर्न करने वाली इक्वेशन में भी मोल्स के अंदर ही हम गैस का अमाउंट यूज़ करते हैं। तो बेटर ये होगा कि हम गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसके अंदर मास ना लेके मोल्स की फॉर्म में उसको डिफाइन करें। सो दैट्स व्हाई कैपेसिटी विल बी कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए, ठीक है ना। तो टेम्परेचर ऑफ अ गैस कैन बी इंक्रीज इन 2 डिफरेंट वेज। गैसेस में एक और खास बात है कि उनका टेम्परेचर तुम्हें बढ़ाना है ना, तो तुम 2 अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हो। सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाओगे बट अलग अलग रास्ते चूज करोगे तो तुम्हें अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी।
अगर तुम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो तुम्हें कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बजाय अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। तो दो अलग अलग तरीके से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव फॉर गैसेस स्पेशली मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। नॉर्मली जो Cp है उसकी वैल्यू Cv के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इनके बीच में एक बहुत प्यारा सा रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट फॉर आइडियल गैसेस, दैट Cp इज इक्वल्स टू Cv प्लस R। R इज नथिंग बट गैस कांस्टेंट। तो इस रिलेशन को हम डिराइव भी करेंगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तुम सपोर्ट करते रहना, हमारी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी तो ऑब्वियसली मजा आएगा तुमको इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें तो ये जो टेबल्स आपको एनसीईआरटी में गिवन होती है ना, इनका बहुत ही यूजफुल पर्पस होता है। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल डेटा गिवन होता है ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो और बढ़ जाए। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था कि हर सब्सटेंस को सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब आप टेबल के अंदर देख सकते हो, तो एक तरफ हमारे पास में वाटर है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी कि वाटर को अगर तुम गर्म करना चाहते हो और वाटर को अगर तुम ठंडा करना चाहते हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हीट देनी या काफ़ी ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। जबकि इसको तुम कंपेयर करो एल्यूमिनियम से, ठीक है, या फिर इसको कंपेयर करो आइस से, वाटर की ही जो दूसरी स्टेट है, या फिर तुम इसको कंपेयर करो लेड से या फिर मरकरी से कंपेयर करो जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है आपको, ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको वाटर एंड आइस इन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद रख लेनी है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर एक काम आती रहती है। वैसे तो दिया जाता है क्वेश्चंस के अंदर, बट फिर भी याद रख लेना, फ़ायदा ही होगा अगर आप याद रख लोगे तो, ठीक है ना। और अगर अपन बात करें गैसेस की तो देखो गैसेस के लिए Cp और Cv की वैल्यू टेबल के अंदर गिवन है। तो नोटिस करो Cp की वैल्यू Cv के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, टाइप ऑफ गैस के अकॉर्डिंग हो रहा है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग है, डायटोमिक गैस के लिए लगभग सेम है वैल्यू, बट मोनो एटॉमिक के कंपैरिजन में अलग है, ठीक है ना। और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए भी ये अलग है। तो ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे जब अपन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे ना, वहाँ पर अपन एक एक चीज़ का कारण जानेंगे कि किस तरीके से जो गैसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है Cp एंड Cv, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी गैस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो मोनो एटॉमिक है या डायटोमिक है या ट्राइएटॉमिक है, इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये चीज़ हम जानेंगे, डिपेंड करता है, हमारी सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए तब तक, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं हमारे दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। तो पहली पॉसिबिलिटी तो ये थी कि अगर आप हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि अगर आप हीट दोगे तो हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहे बट आपका फिजिकल स्टेट जो है सब्सटेंस का वो चेंज हो जाए। उसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो चेंज ऑफ स्टेट्स की बात करें अगर, तो पहले तो किस किस को क्या क्या कहते हैं वो समझ लो। अगर सॉलिड से लिक्विड स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उल्टा, तो इट इज कॉल्ड फ्यूजन। और जिस टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेसेस होती है, या तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पर ये काम होता है दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फॉर दैट गिवन सब्सटेंस, ठीक है। ऐसे ही अगर आपकी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एंड अगर वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। जिस टेम्परेचर के ऊपर ये दोनों प्रोसेसेस होती है उसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स, सबके लिए नहीं है, कुछ मटेरियल्स जैसे ड्राई आइस हो गई, ड्राई आइस इज नथिंग बट सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है ना। या फिर आयोडीन ले लो या फिर कैम्फर ले लो, बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं, है ना, सब नहीं बहुत सारे हैं ऐसे जो कि तीनों फिजिकल स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं और उससे किस में चले जाते हैं, वेपर या गैसेस स्टेट के अंदर चले जाते हैं। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस स्टेट के अंदर चले जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, है ना।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकती है व्हेन वी टॉक अबाउट चेंज ऑफ स्टेट। नथिंग न्यू, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये तो पता ही होगा ऑलरेडी। अब देखो थोड़ा डिटेल में चलते हैं अपन इनके। नाउ अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट हमने नोटिस किया प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, हमने नोटिस कर लिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई किया जाता है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो नॉर्मली जब भी किसी बॉडी के लिए बोला जाता है ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, तो आप बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम कर सकते हो कि ये कितने प्रेशर के ऊपर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। अगर प्रेशर कुछ चेंज हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका चेंज हो जाएगा। तो यार सबसे कॉमन चीज क्या है? वाटर। सबने वाटर को आइस में, आइस को वाटर में कन्वर्ट होते हुए अपनी लाइफ में देखा हुआ है, तो अपन उसी के एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ में इस स्पेसिफिक चीज को भी समझते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजेलेशन ऑफ आइस, है ना। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, ये आइस क्यूब लो, एक बड़ा सा आइस क्यूब ले लो, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक वायर इस तरीके से लटका दो, है ना, और वायर के दोनों एंड्स पर कुछ मास अटैच कर देना ताकि वायर के अंदर वेट आ जाए थोड़ा सा, है ना। अब इसको छोड़ दो इस तरीके से, तुम देखोगे कुछ देर बाद में वायर जो है वो आपकी जो स्लैब ऑफ आइस है ना, इसको कंप्लीटली क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अब आपको लगेगा कि यार अगर क्रॉस कर गया तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जो आइस स्लैब है वो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो जाना चाहिए। लेकिन यहां पर आपको एक आश्चर्यजनक चीज दिखाई देगी कि वायर तो आर पार हो जाएगा बट आपकी स्लैब जो है वो अभी भी वैसी की वैसी बनी रहेगी। अब आप सोचोगे यार ये कैसे हुआ, तो यहां पर आपको समझ में आएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड प्रेशर का खेल। होता क्या है कि वायर जो है ना, उसके वेट की वजह से जस्ट वायर के नीचे जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वो जिस टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट होनी चाहिए उससे कम टेम्परेचर के ऊपर ही मेल्ट होने लग जाती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस ले लो एक बार के लिए। -1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आइस जो है वो आइस ही बनी रहती है, मेल्ट होके वाटर नहीं बनती। बट अगर आप आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे ना, तो इवन -1 डिग्री सेल्सियस पर भी आपको आइस जो है वो पिघल के वाटर में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगी। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं ना, एग्जैक्ट डेटा नहीं है ये। तो फंडा समझ में आ गया होगा कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है जब हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। यहां पर जैसे वायर के वेट की वजह से उसके जस्ट नीचे वाली जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, वो कम टेम्परेचर के ऊपर ही मेल्ट हो गई। उसके आसपास की जो आइस है वो अभी भी आइस की फॉर्म में ही है, सॉलिड फॉर्म में ही है, बस वायर के जस्ट नीचे वाली आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो वायर भाई साहब जी नीचे जाने लग गए, और जैसे वायर भाई साहब जी नीचे गए तो ऊपर जो मेल्ट हुई थी आइस, क्योंकि टेम्परेचर तो अभी भी कम ही है ना, वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रेशर वापस से हटा लिया। तो वापस से जम जाना आइस का इस तरीके से क्या कहलाता है, रीजेलेशन कहलाता है, ठीक है ना। सो जस्ट बिलो द वायर वाटर मेल्ट्स एट लोअर टेम्परेचर due to increase in pressure, and as wire passes through water again freezes, and this particular process is called regelation। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, देखो वाटर जो है ना उसका एनॉमलस एक्सपेंशन हमने पढ़ा था लास्ट केस के अंदर, मतलब वाटर भगवान ने चीज मस्त बनाई है, ठीक है, और आज हम ये चीज देख रहे हैं। तुम सोचो आइस के ऊपर स्केटिंग करी जाती है, आइस हॉकी खेला जाता है ना, मतलब अपने यहाँ तो क्या है, केवल और केवल जो नॉर्दर्न इंडिया है वहीं पर बर्फ़ जमती है, बाहर वाले देश जो कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिरती है। तो वहाँ पर कभी ना कभी तो तुमने टीवी के ऊपर देखा ही होगा आइस स्केटिंग या आइस हॉकी या इस तरीके की चीज़ें। तो वो पॉसिबल ही इसीलिए है, बर्फ़ जो है ना उसके ऊपर पिघलते क्यों, उसके ऊपर फिसलते क्यों हैं हम लोग, वो इसी वजह से फिसलते हैं, क्योंकि जैसे हम बर्फ़ के ऊपर जाकर खड़े हो जाते हैं ना, हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट घट गया, बर्फ़ पिघल गई, जस्ट हमारे कदमों के नीचे वाली बर्फ़ पिघल के पानी में कन्वर्ट हो गई, और इसीलिए बर्फ़ जो है उसके ऊपर फिसलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसीलिए स्केटिंग वगैरह जैसी चीज़ें पॉसिबल होती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अगर अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट भी आपका प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, एंड
नॉर्मली जो बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया जाता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। बट अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, अगर आप प्रेशर घटा दोगे तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। सो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। अब इससे हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। हमें समझ में आ गया व्हाई कुकिंग इज डिफिकल्ट एट हायर एल्टीट्यूड्स, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर प्रेशर जो है वो कम होता है, यानी कि वहां पर वाटर की अगर अपन बात करें, क्योंकि खाने के अंदर जो मैक्सिमम कंटेंट है वो वाटर है, तो उस वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो खाना पकता नहीं है ना, उससे पहले ही वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए खाने को पकाना कम से कम हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं अभी भूटान गया था, अभी कुछ दिनों पहले सिक्किम गया था, उससे पहले भूटान गया था, दोनों ही हायर एल्टीट्यूड्स वाली जगह हैं। और वहाँ पर मैंने देखा था कि जब 14,000 15,000 फीट पर चले जाते हो ना तो कुछ नहीं मिलता, केवल और केवल मैगी वगैरह बना के देते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है यार, है ना, उतनी ऊंचाई पर खाने को बनाना पकाना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली कुकिंग इज ईजी एंड फास्टर इनसाइड अ प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का प्रिंसिपल ही यही है, उसमें आप क्या प्रेशर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हो ताकि वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो पानी जो है वो उबलता ही नहीं है, ठीक है, आप खाने को बड़ी आसानी से पका सकते हो। इसलिए प्रेशर कुकर जो है उसको यूज किया जाता है नॉर्मली, ठीक है, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं यार, मतलब ये आपको मतलब बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एज अ फैक्ट रट्टे के हिसाब से तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए, एक एक चीज एक एक प्रिंसिपल इनका पता होना चाहिए, तब जाके आता है मजा। अदरवाइज तो क्या है, मतलब जस्ट केवल फैक्ट से गूगल कर लोगे तो भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे उस क्वेश्चन के बारे में जो कि हमें यहां तक लेके आया कि भाई साहब अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, हीट तो अभी भी आप दे ही रहे हो, तो वो हीट जा आ रही है, तो उसको अपन कहते हैं लेटेंट हीट। इट इज और आंसर टू वेयर डज दैट हीट गो। ये जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे उसका आंसर है लेटेंट हीट, राइट। सो व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट, हीट एब्जॉर्ब्ड, अगर आप सॉलिड से लिक्विड में ले जा रहे हो, और रिजेक्टेड, अगर आप लिक्विड से वापस से सॉलिड में ला रहे हो, पर यूनिट मास, यहां पर भी हमने मास को स्पेसिफाई किया है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट फॉर दैट सब्सटेंस। इट इज अगेन अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर अ गिवन सब्सटेंस। अलग अलग मटेरियल्स के लिए लेटेंट हीट की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। जैसे तो अब आपको पता पड़ गया कि यार लेटेंट हीट जो है वो पर यूनिट मास के लिए डिफाइन की जाती है। तो अगर आपको पता करना हो कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय m किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, m किलोग्राम लेट सपोज आइस है, उसको तुम वाटर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसके द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर, तो वो हो जाएगी लेटेंट हीट, जो कि हमें स्पेसिफाइड होगी मल्टीप्लाइड बाय मास, क्योंकि हमने लेटेंट हीट को हीट पर यूनिट मास की फॉर्म में डिफाइन किया है, यानी कि Q इज इक्वल टू m टाइम्स L, L इज नथिंग बट लेटेंट हीट। तो ये चीज आपको यूज करनी है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल लिया है क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर वाटर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वाटर के लिए आप देखोगे यहां पर हमने टेम्परेचर ड्रॉ किया है और इधर हमने हीट ड्रॉ करी है, तो हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी हमारा टेम्परेचर बहुत कम है, देखो 0 से भी बहुत कम है, लेट सपोज -26 डिग्री सेल्सियस है, तुमने हीट देना चालू किया, तो जब तुम हीट दोगे तो सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा, -20 से वो कहां हो जाएगा, बढ़ते 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 0 तक आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। अब क्या होगा, जैसे ही पूरा का पूरा जो सब्सटेंस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, अब मेल्ट होना स्टार्ट होगी आइस, और मैंने बताया था कि जब तक पूरी की पूरी आइस वाटर के अंदर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो देखो यहां पर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट नजर आ रहा है, बट हीट अभी भी आप दे रहे हो, हीट वाला स्केल जो है वो अभी भी बढ़ता चला जा रहा है। सो यहां पर आपको जो हीट पर यूनिट मास देनी पड़ रही है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन,
है ना। तो जैसे वाटर के लिए आप याद रख सकते हो 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है, या फिर जूल्स की फॉर्म में ध्यान रखो तो 3.33 टाइम्स 10⁵ जूल पर किलोग्राम। वैसे ही वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, बट मैंने बताया था ना वाटर आइस, इन दोनों के लिए आप याद रख लो तो ज़्यादा बेटर है। चलो भाई साहब जी, हमारा पूरा का पूरा जो आइस है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तुम फिर भी हीट दिए जा रहे हो, तो अब वापस से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा। बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री से कहाँ तक पहुँच जाएगा टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का। तो अब वाटर जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक पूरा का पूरा वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक आपका टेम्परेचर अगेन कांस्टेंट नजर आएगा। हीट अभी भी आप दे रहे हो, यहाँ पर आपको मिली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये होती है 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। अगर जूल्स के अंदर लिखोगे तो 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, ये आपकी लेटेंट हीट हो गई। और फिर जैसे ही पूरा का पूरा वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आसानी से वापस से हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। तुमने नोटिस किया, मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। प्रेशर डिक्रीज कर देते हो तो बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाता है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या पानी को बिना गर्म करे उबाला जा सकता है क्या, तो आपका आंसर है यस। कैसे? आप हीट मत दो, आप क्या करो, पानी को एक जार के अंदर भर दो और उस जार के अंदर जो एयर भरी हुई है उसको धीरे धीरे बाहर निकालना चालू कर दो, वैक्यूम क्रिएट करना चालू कर दो। वैक्यूम क्रिएट करते 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 जब तुम्हारा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, नियरली वैक्यूम तक पहुंच जाओगे तुम, तो तुम देखोगे तुम्हारा पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम प्रेशर कम करते चले जा रहे हो, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी घटता चला जा रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर उबलता है, बट अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो काफ़ी कम टेम्परेचर के ऊपर ही आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। रूम टेम्परेचर पर ही आपका पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ना एक इल्यूजन भी क्रिएट कर सकते हो, एक जार के अंदर पानी भरो और उस जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर दो, तो पानी जो है वो उबलने लग जाएगा। अब लोगों को दिखाओ उस उबलते हुए पानी को, लोग सोचेंगे यार ये तो उबलता हुआ पानी है। फिर जार को खोलो और अपने हाथ को उस पानी के अंदर डुबो। लोग तुम्हें मना करेंगे, भाई भाई मत करो यार, ऐसा जल जाओगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी भी यही लग रहा है कि यार पानी उबल रहा है, इसका मतलब इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन तुमने साइंस वाला खेल खेला है, तुमने उसको रूम टेम्परेचर पर ही उबलने पे मजबूर कर दिया यूजिंग प्रेशर। तो ये इल्यूजन भी तुम क्रिएट कर सकते हो, कहीं ना कहीं देखा होगा, यूट्यूब पे भी तुम्हें इस तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे। सो साइंस इज डोप यार मज़ेदार चीज़ है साइंस। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर के बारे में, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। सो व्हेन यू ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट टू डिफरेंट बॉडीज हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर, तो क्या होगा, हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर। ये सबको पता है, हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ हीट फ्लो होने लगेगी, यानी कि जो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीट रिजेक्ट करेगी और जो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी। सो हीट रिजेक्टेड बाय हॉट बॉडी will also be equal to heat absorbed by the cold body. Energy conservation, and this particular equation is called principle of calorimeter. So principle of calorimeter is nothing different. It is just a restatement of law of conservation of energy. हम उसी को एक नए तरीके से बोल रहे हैं, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो ये हॉट बॉडी है, इसने जब हीट रिजेक्ट करी तो दो में से कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है इसका टेम्परेचर घट जाए, और अगर हीट रिजेक्शन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो रहा है, तो हो सकता है आपकी फिजिकल स्टेट जो है बॉडी की वो चेंज हो जाए, टेम्परेचर के ऊपर कोई भी फर्क ना पड़े। इसी तरीके से जो कोल्ड बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब करी है, उससे भी दोनों पॉसिबिलिटीज में से कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी घटित हो सकती है। या तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, और अगर ये हीट एब्सॉर्प्शन
मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हो रहा है तो आपको फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज होता हुआ नजर आएगा फॉर दी गिवन बॉडी। तो जब न्यूमेरिकल्स करो ना तो बस इस कहानी को ध्यान में रखना जो कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है। तो क्वेश्चंस तुम्हारे यूं हो जाएंगे, चुटकियों के अंदर क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अब अपन क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं जो भी कुछ हमने पढ़ा है न्यूमेरिकल्स के थ्रू, एंड देन यू विल फील वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस टॉपिक। मतलब अभी तक भी करने लग गए होंगे बट क्वेश्चंस करने के बाद में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा। चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है when 5 gram of ice at 0 degree Celsius is mixed with 5 gram of steam at 100 degree Celsius, what is the temperature of final state? है ना। तो एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को तुम कांटेक्ट में लेके आ रहे हो। ठीक है, फंडा तो समझ में आ ही गया होगा, हीट फ्लो होगा, किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर यूज करेंगे। हमें जो डेटा रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर दे रखा है। हमें वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट गिवन है, हमें आइस के लिए स्पेसिफिक हीट गिवन है, हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखता हूँ मैं इसको, वो भी गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम भी लिख सकते हो, कैलोरी पर ग्राम भी लिख सकते हो। और हमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पता है 540 कैलोरी पर ग्राम, किलो कैलोरी पर किलोग्राम भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो 5 ग्राम आइस हमारे पास में है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, हम सबसे पहले उसको स्टीम के अंदर कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो क्या क्या होगा, तो ये इसको अपन लिखेंगे डेल्टा Q1। ये किस चीज के अंदर यूज हो रही है, 5 ग्राम आइस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो 5 ग्राम आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर में कन्वर्ट होगी। फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है तो हम लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मास हमें कितना दे रखा है 5 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, कैलोरीज के अंदर हमें हीट मिल जाएगी। चलो भाई साहब जी, वाटर के अंदर कन्वर्जन हो चुका है। अब हम वाटर जो बना है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो अब की बार हम टेम्परेचर राइज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था, मास, तो मास कितना दे रखा है हमें 5 ग्राम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर तुम कितना चाहते हो, 100 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हो। तो आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 5 × 80 करोगे तो 0, 40, और ये हो जाएगा आपका 500, दैट इज 900 कैलोरी। तो अगर तुम आइस को वाटर में कन्वर्ट करके फाइनली 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना चाहते हो तो तुम्हें 900 कैलोरी इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। फिर वहां पर वो भी वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगी। अब ये जो हीट की रिक्वायरमेंट है ये मिल कहां से रही है, तो ये हमें कंडेंसेशन से मिल रही है। हमारी जो स्टीम है वो कंडेंस हो रही है। तो हमारे पास में स्टीम कितनी है 5 ग्राम। तो स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पर, वो कंडेंस होकर वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। हम लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अमाउंट दे रखा है हमें 5 ग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 540 कैलोरी पर ग्राम प्लस। ठीक है, या फिर एक बार के लिए इसी को ले लो, इसी से तुम्हें पता पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 × 4 करेंगे तो 20 पावर 2 चली जाएगी, 25 और 2 करेंगे तो 2700। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 0, 22, हाँ 2700 कैलोरी। तो भाई साहब अगर स्टीम पूरी की पूरी कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी 2700 कैलोरी। इतनी हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। और इसमें से केवल और केवल आइस को तुम पहले वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके आ रहे हो, उसमें केवल और केवल कितनी हीट कंज्यूम होगी 900 कैलोरी। इसका मतलब पक्का आइस का कन्वर्जन वाटर में हो चुका है और वाटर का कन्वर्जन किस में होना स्टार्ट हो गया है वेपर के अंदर।
यानी कि तुम्हारा जो मिक्सचर होगा उसके अंदर अभी भी वेपर प्रेजेंट होगी, और क्योंकि अभी भी वेपर प्रेजेंट है इसका मतलब उसका अभी भी जो टेम्परेचर है मिक्सचर का वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी की पूरी स्टीम जो है वो अभी तक कंडेंस होके वाटर नहीं बन पाई है। इनफैक्ट जो आइस से वाटर बना था वो वेपराइज होना स्टार्ट हो गया है। तो एक मिक्सचर होगा जिसके अंदर ये प्रोसेस चल रही होगी, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, एक इक्विलिब्रियम होगा और उस पर जो टेम्परेचर होगा वही आपका मिक्सचर का टेम्परेचर होगा, दैट इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अच्छे से समझो, बाकी स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आप पहले क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन 0.20 किलोग्राम ऑफ आइस एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विथ 0.30 kilogram of water at 70 degree Celsius in a container, the resulting temperature is 10 degree Celsius. What is the heat of fusion for ice? वैसे तो हमें याद भी है बट क्वेश्चन के थ्रू अपन निकालना सीखते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हमारी आइस जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी और पूरी की पूरी आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। बट इस प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस के अंदर लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा Q1 हम निकाल लेंगे, अमाउंट हमें दे रखा है 0.2 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को अपन मान लेते हैं LF, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। फिर जो अभी नया नया वाटर तुम्हें मिला है मेल्ट होके, वो कहाँ तक चला जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, ठीक है। यानी कि आपकी बात टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डेल्टा Q2 हो जाएगा आपका मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो 0 से 10 का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा 2 × 4186 जूल। फिर अपन आगे चलते हैं, उल्टी प्रोसेस देखते हैं। दूसरे हैंड पर हमारे पास में वाटर है एट 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर एट 70 डिग्री सेल्सियस, और हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर। तो कितनी हीट रिजेक्ट होगी वो हम पता कर लेते हैं। क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मास दे रखा है 0.3 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 4186 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 70 और 10 का डिफरेंस हो जाएगा आपका 60। तो ये आ जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाइड बाय 4186 जूल। तो अगर अपन बैलेंस करेंगे तो जो हीट रिजेक्ट हुई है वही एब्जॉर्ब होगी, यानी कि वही डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 के सम के इक्वल हो जाएगी। यानी कि 18 मल्टीप्लाइड बाय 4186 किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0.2 मल्टीप्लाइड बाय LF प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4186 के बराबर हो जाना चाहिए। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो जो 2 × 4186 है उसको सेकंड साइड पर ले जाओ, तो 18 - 2 करोगे तो 16 हो जाएगा। तो फाइनली LF आ जाएगा आपका 16 मल्टीप्लाइड बाय 4186 डिवाइडेड बाय 0.2, पॉइंट हटाओ 10 लगा दो, ये 8 टाइम्स आपका कैंसिल आउट हो गया। 0 8 × 6 करोगे 48, पावर चली जाएगी 4, 64 और 4 करोगे 68, पावर चली जाएगी 6, ये आ जाएगा आपका 14, पावर चली जाएगी 1, और ये हो जाएगा आपका 33। तो लगभग इसको लिख सकते हो 3.34 × 10⁻1 2 3 4 5, या फिर 3.4 × 10⁻5 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको इस फंडा समझ में आ गया ना, तो अब मैंने बताया था ना वीडियो की शुरुआत में, आप ढूंढोगे इस टॉपिक के क्वेश्चंस को। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 19 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस and 5 gram of ice at -20 degree Celsius are mixed together in a calorimeter. What is the final temperature of the mixture? मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा
ये हम निकालते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हमारे सबसे पहले क्या है हमारे पास में 5 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस है। हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे 5 ग्राम आइस, पहले इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, केवल टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हम डेल्टा Q1 निकाल लेते हैं, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो अमाउंट है 5 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय जो स्पेसिफिक हीट है आइस की वो कितनी दे रखी है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है आपका 20। तो 0.5 को आप लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाय 10, 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 इंटू 10 तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 5 2.5 आ जाएगा 50 कैलोरीज। इतनी हीट की हमें रिक्वायरमेंट होगी। यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन आगे चलते हैं। अब हमारे पास में 5 ग्राम आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको मेल्ट करवाना चाहते हैं। हम 5 ग्राम वाटर के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, अमाउंट है 5 ग्राम और लेटेंट हीट होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 400 कैलोरीज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमारा फाइनल टेम्परेचर T है, तो अब अपन क्या कर रहे हैं 5 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसको लेके आ रहे हैं 5 ग्राम वाटर एट T डिग्री सेल्सियस तक, जो हमारा फाइनल टेम्परेचर है। तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, अमाउंट है 5 ग्राम। अब की बार हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यूज करना है क्योंकि वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है हमारा T डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू T कैलोरीज, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये तो एक तरफ से चलते हुए आ रहे हैं। अब दूसरे एंड से चलते हुए आते हैं। दूसरे एंड पर हमारे पास में क्या है 19 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। तो 19 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं 19 ग्राम ऑफ वाटर एट T डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर तक लेके आते हैं। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डेल्टा Q4 जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, अमाउंट है 19 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन टेम्परेचर तुम कितना करना चाह रहे हो 30 माइनस T, इतना करना चाह रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एनर्जी रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, ठीक है। तो हम लिखेंगे 19 इंटू 30 माइनस T इज इक्वल टू, इन तीनों को सम कर लो, डेल्टा Q1 डेल्टा Q2 डेल्टा Q3 को, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 400 करोगे तो 450 प्लस 5 टाइम्स T हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा 90 इंटू 30, ठीक है, माइनस 19 इंटू T इज इक्वल टू 450 प्लस 5 टाइम्स T। तो 19T को एक तरफ ले जाओ, प्लस 5T है, तो 19 प्लस 5 हो जाएगा आपका 24 टाइम्स T, और 19 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा 0, 3 इंटू 9 27, पावर चली गई 2, और ये आ जाएगा आपका 570 माइनस 450, दैट इज 570 में से 450 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 120 आ जाएगा। तो T की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 120 डिवाइडेड बाय 24, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। अब देखो इन क्वेश्चंस को और भी जगह मिक्स किया जा सकता है और अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज माय फेवरेट पोर्शन, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो,
a 42 kilogram block of ice moving on a rough horizontal surface stops due to friction after some time. ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होने से आइस तुम्हारी मेल्ट होगी, देखना उसी के ऊपर क्वेश्चन है. इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ आइस इन किलोग्राम दैट हैज मेल्टेड ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन इज. तो अब पूरा का पूरा खेल जो है वो हमारे समझ में आ गया. तो हमारे पास में 42 किलोग्राम आइस है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी हमें उसकी दे रखी है. तो हमारे पास में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने आप आ जाएगी. कितनी आ जाएगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? हाफ. मास दे रखा है 42 किलोग्राम, वेलोसिटी है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16. 2 से ये 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 16 पावर 1 और ये आ जाएगा 33. इतने जूल्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है. और फाइनली ये क्या हो गया? स्टॉप हो गया. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो गई? 0 हो गई. ठीक है, तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाना चाहिए? तो वो हो जाना चाहिए आपका 336 जूल हो जाना चाहिए. अब आप ये पूछोगे कि काइनेटिक एनर्जी चेंज क्यों हुई, तो हमारे पास में आंसर है क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव वर्क हुआ. तो हम वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हैं. सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 336 जूल. फ्रिक्शन ने इतना नेगेटिव वर्क कर दिया इसलिए भाई साहब तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी पूरी 0 हो गई. हम पढ़ते थे, ठीक है ना, अपन हमारी इस मिरेकल सीरीज में भी पढ़ेंगे, बट अभी हम पहले क्योंकि थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा मैं एज ए फैक्ट याद दिला देता हूं. ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने लिया है. अब ये जो फ्रिक्शन के द्वारा नेगेटिव वर्क किया गया है ये हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और हीट की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कुछ अमाउंट ऑफ आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? मेल्ट होके वाटर के अंदर. सो हमें यही पता लगाना है द मास ऑफ आइस इन किलोग्राम दैट हैज मेल्टेड ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन. ठीक है, चलो तो अब हम हीट अगर निकालें, ठीक है, तो वो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए? तो हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान लो m किलोग्राम ऑफ मास ऑफ आइस जो है वो मेल्ट हो गया, और लेटेंट हीट कितनी होती है इसकी? 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम. तो इतनी हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी. और अब तुम्हें खेल पूरा समझ में आ गया कि ये कहाँ से आ रही है? तो ये आ रही है हमारी वर्क डन बाय फ्रिक्शन से. तो हम लिखेंगे m इंटू 3.36 इंटू 10⁵ इज नथिंग बट 336 जूल. तो m की वैल्यू आ जाएगी 336 डिवाइडेड बाय 3.36 इंटू 10⁵. पॉइंट हटाओगे, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻², 10⁻⁻5 दैट इज 10⁻³ तो 1 इंटू 10⁻³ जूल. ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाना चाहिए? करेक्ट हो जाना चाहिए. तो अब घबराने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, बल्कि अटैक करना है ऐसे क्वेश्चन के ऊपर. इट ऑल डिपेंड्स कि आपने चीज़ों को कितना अच्छे से समझ रखा है. देखो मिरेकल सीरीज का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आप बहुत कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस पढ़ोगे तो चीज़ों को कनेक्ट करना सीख जाओगे. ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, बट ये होगा तभी जब आप हर वीडियो देखोगे. ऐसा नहीं एक वीडियो देखा फिर 5 छोड़ दिए, तब नहीं होगा ये फ़ायदा. लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. अ लेड बुलेट ऑफ इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, स्पीड v किलोमीटर पर आवर, penetrates into a solid object and melts. If 50% of the kinetic energy is used to heat it, the value of v is. ठीक है, तो हमारे पास में बुलेट है, इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस और इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है. पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स. ठीक है, 50% ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू हीट इट.
तो हमें ऑलरेडी खुद ने ही बता दिया क्वेश्चन के अंदर कि हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितनी रिक्वायर्ड होगी, 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी, हाफ m, मास कितना है, मास हमें नहीं दे रखा तो मास अपन m ले लेते हैं यहाँ पे, इनटू v स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना v स्क्वायर जो हमने लिया है ना वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो अभी अपन उसको v लिख रहे हैं, फिर उसको अपन जरूरत पड़ेगी तो यूनिट्स कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है, उसको हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स। इफ 50% of the kinetic energy is used to heat it, the value of V is, हमें V की वैल्यू निकालनी है। तो अभी अपन ये मान लेते हैं कि हमारा V जो है वो मीटर पर सेकंड है, उसको अपन फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर, उसका 50% हो गया, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, हमारे हिसाब से ये जो हीट है ये किसके इक्वल होनी चाहिए, तो नोटिस करो जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो कितना है, 600 केल्विन। 600 केल्विन को अगर आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो मैंने कैसे बताया था, 273 माइनस कर दो, 273 माइनस कर दो तो 600, या फिर एक काम करो, कैलकुलेशन अगर हमें आसान करनी है तो इसको मत कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट कर लो, 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लो, प्लस 273 कर दो, तो प्लस 273 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। तो बुलेट का टेम्परेचर 300 केल्विन है, और वहां से हम सबसे पहले उसको कहां तक लेके जाएंगे, 600 केल्विन तक लेके जाएंगे, 600 केल्विन तक लेके जाएंगे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, m तो हो गया मास, स्पेसिफिक हीट हो गई बुलेट की कितनी, 125 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर इज नथिंग बट 300। फिर उसके बाद में वो मेल्ट होगी, तो वहां पे अपन लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मास तो है m, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो हमें दे रखी है 2.5 इंटू 10⁴ जूल पर किलोग्राम। बस इक्वल कर दो, तो ये यहाँ से यहाँ पे लाके रखेंगे तो 1/4 mv स्क्वायर। तो देखो m से m आपका कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर अपॉन 4 आपको किसके इक्वल नज़र आ रहा है, तो ये आ जाएगा 125 इंटू 300 दैट इज 0 0, 3 इंटू 5 करेंगे 15 पावर 1 6 7, तो ये हो जाएगा 37500 प्लस 2.5 इंटू 10⁴ करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25000, 25,000। तो v स्क्वायर की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v स्क्वायर आ जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 5, ठीक है, 7 एंड 5 हो जाएगा आपका 12, पावर चली जाएगी 1 एंड ये हो जाएगा 6। तो v की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 250, यानी कि 500 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, 500 मीटर पर सेकेंड। हमें किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर के अंदर निकालने के लिए अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आप इसको 18 डिवाइडेड बाय 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर क्या करो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 3600 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो वो 18/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100 टाइम्स चला गया, तो 1800 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी स्पीड हो जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच अगर तुम्हारे दिमाग में डेवलप हो गई, एंड दैट विल डेवलप ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। एंड एज आई प्रॉमिस्ड कि अगर आज का वीडियो आपने पूरा देखा है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को ढूंढ के करोगे, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। मैं मिलता हूं आपसे मिरेकल सीरीज़ के नेक्स्ट डे के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।